Hi, my lovely and unique kids. I am Neha Priya here for you to make your chapter more easy and practical in this channel. So, if you are here just for rote learning and short notes, this channel is definitely not for you. And yes, जो बच्चे चाहते हैं कि वो समझे that what is in this chapter for you, we will go with them only. So we will continue both in English and Hindi hand in hand ताकि ये हर बच्चे के लिए समझने में easy और interesting लगे, right? So before starting our new chapter that is economics, क्योंकि ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट ही आपके लिए न्यू है, तो पहले चैप्टर में जाने से पहले हम ये जान ले कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या और इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों है। और उससे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वो हम सेगमेंट्स में पढ़ेंगे जैसे हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स में अगर सिंपली हम कहें तो इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र। एज यू ऑल नो दैट इकोनॉमिक्स इसकी हिंदी होती है अर्थशास्त्र, राइट? इसमें अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी धन का अध्ययन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट इट्स इनकम इन रिटर्न इज नोन एज इकोनॉमिक्स और कम अंडर इकोनॉमिक्स। अब आपको समझ में आ गया है कि इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है, व्हाट इज द नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, क्या फायदा होगा हमें इससे। जब आप पढ़ोगे तब तो पता चलेगा ना भाई पढ़ना क्यों है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट गिव्स अस द आइडिया टू यूज एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स इन द बेस्ट वे एंड इन द बेस्ट मैनर टू yield more and more output, or we can say to get the best result, to get the best growth। तो अगर हिंदी में कहा जाए तो अर्थशास्त्र हम इसलिए पढ़ते कि सारी चीजों का जब हम अधिकतम अच्छे तरीके से उपयोग कर सके और जिससे हमको उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट मिले। बेस्ट में उच्चतम, कभी उच्चतम, नॉट गुड नॉट बेटर, इट्स बेस्ट। That's why we study economics. Okay? For an example, मान लो कि आप हो और आपके साथ 4 और बच्चे हैं, आपके 4 और फ्रेंड्स हैं, टोटल आप लोग 5 लोग हो। आप पांचों को 1-1 हेक्टेयर लैंड हम दे दिए जाते हैं। 5 बच्चे हैं, पांचों को 1-1 हेक्टेयर लैंड मिल गया है। एंड वी आर सेइंग कि आपको क्रॉप्स भी दिया जाता है, अनाज भी दिया जाता है, मतलब बीज दिया जा रहा है जिसे आपको कल्टीवेट करना है और जिसका सबसे ज्यादा आउटपुट यील्ड होगा उसको विनर घोषित किया जाएगा, यानी विजेता घोषित किया जाएगा, जिसकी फसल सबसे ज्यादा होगी। तो आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग के पास यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे आपके पास क्रॉप्स है जो आपको दिया गया है, 2 चीज आपके पास है। नाउ व्हाट मोर इज रिक्वायर्ड, और क्या जरूरी है जिससे आपका फसल अच्छा हो, यू विल गेट द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम दैट। तो पहला ये है कि आपके पास लैंड था, राइट? अब 5 दोस्त हैं, उसमें से सबको लैंड दिया गया है। तो पहला चीज आपके पास जो है वो होता है लैंड, जो आपके पास है। सेकेंड थिंग, आपको क्रॉप्स दिया गया है, राइट? आपके पास क्रॉप्स भी है। थर्ड थिंग, व्हाट मोर यू विल रिक्वायर। अब आप लैंड है तो आप अकेले तो खेती नहीं करोगे, आपको लेबर्स भी चाहिए होंगे। प्लोइंग करना है, फसल को काटना है, उसको बेचना है, आप सारा काम अकेले तो नहीं कर सकते।
तो थर्ड थिंग व्हाट यू विल नीड इज what you will require is labor, right? The fourth thing what you will require is machines, क्योंकि अब हल चलाना हो या ट्रैक्टर चलाना हो लैंड में, बट उसके लिए मशीन्स तो चाहिए, दे आर कॉल्ड मशीन्स. तो फोर्थ थिंग व्हाट यू आर रिक्वायरिंग इज मशीन्स. फिफ्थ आपको मनी भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको अगर अपने लैंड में लेबर लगवाना है तो उसको पैसे देना है, मशीन्स है उसको मेंटेन करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो पैसे तो आपको चाहिए होंगे. तो फिफ्थ थिंग व्हाट वी विल रिक्वायर इज मनी. एंड सिक्स ऑफ कोर्स व्हाट यू विल रिक्वायर, जैसे आपने सब कुछ तो कर लिया, फसल भी उगा ली, लेकिन उस फसल में जो एक तरीका होता है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करे अच्छे से, सेफली कैसे अच्छे से मेरा आउटपुट अच्छा निकल जाए, उसको मार्केट में सेल करना है तो किस रेट पे कैसे किस टेक्निक से सेल करना है ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? उसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों को टेक्निक चाहिए होगा. टेक्निक. यहाँ पे आपके पास लैंड है, आपके पास क्रॉप्स है, ये दो चीज आपको मिल चुकी है. थर्ड थिंग यू विल नीड इज लेबर. फोर्थ मशीन्स. मशीन फॉर एग्जाम्पल फॉर प्लोइंग like tractor also you can get, or many other things, thrasher and all, there are many machines. Money, labor को payment करना है, plant के manures, insecticides, pesticides कुछ भी हो सकते हैं. And techniques, obviously techniques तो human capital, humans जो आपको समझा पाएंगे, आपको मार्गदर्शन कर पाएंगे कि भाई ऐसे फसल उगाओ तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट, ये मार्केट अच्छा है यहाँ पे सेल करो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. मान लो अब ये सारा 6 चीज जो है वो आपने जुटा लिया, ठीक है. आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास फिजिकल कैपिटल है. अब ना फिजिकल कैपिटल यहाँ पे एक नया टर्म है आपके लिए. तो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है, फिजिकल मीन्स हो गया कि जिसे आप छू सकते हो. What you can touch is called physical, and capital means obviously money. So physical capital हो गया machines, money, क्योंकि आप machines को छू सकते हो, money को छू सकते हो, तो they are the physical capital. Okay. Now technique. Sixth thing what you will require is technique. This is known as human capital. Got it? So ये मान लो सारे चीज आपके पास अवेलेबल हो चुका है साथ में. अब ये जो आपके पास है, तो आपके पास अगर नॉलेज ना हो खुद, तो आप क्या करोगे कि हाँ अच्छा ठीक है मेरे पास तो इंसान भी है टेक्निक्स के लिए कि वो अच्छा बता रहा है नहीं बता रहा है, बाकी रिक्वायरमेंट्स तो है आपके पास, बट आपके पास खुद का भी नॉलेज होना चाहिए ना, ताकि आप ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट यूज कर सको इन द बेस्ट वे, in an effective way to get the maximum profit. तो ये इकोनॉमिक्स से ही हमको पता चलता है कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, तो इसका बेस्ट यूज हम कैसे करें, इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. और इनका बेस्ट इफेक्टिव वे से यूज करने से जो इफेक्टिव और मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन पाए, ताकि हम विनर हो, अपने 5 दोस्तों में मैं विनर हूं, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. गॉट इट? अब हम फाइनली अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ठीक है. और मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि हर चैप्टर को हम सेगमेंट्स में पढ़ेंगे. ठीक है. सेगमेंट्स में आपको वीडियोस मिलेंगे इसके, जैसे क्लासेस में आपको हर एक पीरियड्स, एक चैप्टर के अलग अलग पीरियड्स होते हैं, लाइक दैट. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर.
So here it is written overview. Overview का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण. The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village पालमपुर. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पर्पस है वो है पालमपुर के जरिए आपको ये बताना, इंट्रोड्यूस करना कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट है उससे आपको रूबरू कराना थ्रू अ हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर. अब यह हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक. काल्पनिक, ठीक है. ये हो गया हाइपोथेटिकल, यानी कि जो कल्पना है, रियल में कोई पालमपुर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक बस एक कल्पना है. द नेक्स्ट, farming is the main activity in Palampur, where several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. फार्मिंग जो है पालमपुर का मेन एक्टिविटी है, यानी कृषि ज्यादातर वही किया जाता है, बट उसके साथ साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी लघु उद्योग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यानी लघु उद्योग, डेयरी का मतलब होता है जहां दूध के उत्पाद या दूध यहाँ का उत्पादन किया जाता है, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उसको डेयरी बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन यानी मालवाहक हो गया, आना जाना रोड्स में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सारा कुछ ये भी होता है पालमपुर में, बट बहुत लिमिटेड स्केल में होता है, मतलब कि बहुत सीमित पैमाने पर किया जाता है. अधिकतर यहाँ पे मेन फोकस फार्मिंग पे ही होता है, यानी कृषि पे ही होता है. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि रिसोर्सेस जो होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस, जो हम इंट्रोडक्शन में भी आपको बोले थे कि बहुत सारे जो रिसोर्सेस होते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं और किस तरह से डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में है पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स रायगंज. अ बिग विलेज इज 3 kilometers फ्रॉम पालमपुर. पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है. यहाँ पे वेल कनेक्टेड का मतलब हुआ कि हर तरह से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है अपने नेबरिंग विलेज में. ऐसा विलेज नहीं है कि वहां पे रास्ता नहीं है. वेल कनेक्शन मतलब हर तरह का कनेक्शन, रोडवे कनेक्शन वहां पे एटलीस्ट अवेलेबल है अगल बगल के अपने पड़ोसी गांव के साथ. रायगंज जो है वो एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर पे स्थित है. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of Shahpur. All-weather connects मतलब all-weather road का मतलब होता है कि जो गर्मी, बरसात और ठंडी तीनों के लिए हो. ये नहीं कि गर्मी आया हुआ है तो ठीक है, बारिश का टाइम हो गया तो कीचड़ हो गया और पानी इतना है, कीचड़ इतना है कि गड्ढे हो गए हैं, लोग जा नहीं पा रहे, या विंटर में फॉग वॉग इतना ज्यादा जाम है कि रास्ता हमको क्लियर नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो हम वहां पे आगे जाके ट्रैवल नहीं कर पाए. वेल कनेक्टेड रोड मीन्स ऑल सीजन्स में हम जा सकते हैं, कोई वहां पे परेशानी नहीं है, पक्की सड़क है वहां पे. तो ये ऑल वेदर रोड हो गया. ऑल वेदर रोड जो कि कनेक्ट करता है रायगंज को भी, और आगे जाके ये अपने नियरेस्ट शाहपुर के कुछ शहरों को भी कनेक्ट करता है. मतलब एक रोड कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम पालमपुर में नहीं है. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, boigs loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हर तरह के विजिबल है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स यानी जो बैलगाड़ी होता है, टांगा होती है, बोगी होती है जो कि
बहुत सारा सामान ढो कर ले जाती है, वो सारे कुछ वहाँ अवेलेबल हैं। जो कि जिसमें बहुत सारे बोगीज में यहाँ पे लिखा हुआ है वुडन कार्ट है, जो कि बुफेलो के द्वारा लिया जाता है। पीछे वुडन कार्ट होता है, आगे बुफेलो होते हैं और उसको लेके जाया जाता है टांगे टाइप से। उसमें यहाँ पे गुड़ भी लोड करके और अदर कमोडिटीज भी लोड करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे मोटर व्हीकल्स भी है, लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। यानी कि अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पालमपुर में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोडवेज की कोई कमी नहीं है। दैट इज अ वेल कनेक्टेड रोड, ऑल वेदर रोड एंड हर तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे आने जाने के लिए। Next para is this village has about 450 families belonging to several different castes. यानी कि यहाँ पे about इस विलेज में 450 फैमिली है डिफरेंट कास्ट के। तो यहाँ पे कितनी फैमिली हो गई? 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट यहाँ पे है, ठीक है। The 80% upper caste families own the majority of the land in the village. जो 80% फैमिली है वो गांव का अधिकतर पूरा लैंड जो है 80% समझ लो लैंड जो है वो अपर कास्ट के फैमिलीज के पास है। बाकी जो 20% होगा वो रेस्ट, बाकी जितने कास्ट बच्चे होंगे उनके लिए। The houses, some of them quite large, are made up of bricks with cement plastering. यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनके पास 80% ऑफ लैंड एरिया है, उनके जो घर हैं वो अधिकतर बड़े हैं, काफी बड़े हैं, और ये ब्रिक्स यानी कि ईंट और सीमेंट के प्लास्टर्स पूरे इसमें किए गए हैं। The SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village, and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. यानी कि बाकी जो 1/3 है, यानी कि 1/3 जो एससीज है वहां के, उनके विलेज, वो जो विलेज में रहते हैं वो समझिए विलेज के एकदम कॉर्नर में रहते हैं, एंड उनका घर बहुत ही छोटा है, मिट्टी का घर है। स्ट्रॉ मतलब सूखे जो पौधे होते हैं, घास फूस जो होता है, उससे बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। 1/3 दलित है, ठीक है, और 80% अपर कास्ट है, 1/3 दलित है जिनके घर भी बहुत छोटे हैं, विलेज के किसी कोने में है, और उनका घर भी बिल्कुल मिट्टी का छोटा मोटा इसी तरह बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, राइट। मोस्ट ऑफ द हाउसेज मतलब अच्छा है, विलेज बहुत अच्छा है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है तो एग्रीकल्चर के लिए तो मेन इलेक्ट्रिसिटी बहुत हेल्पफुल है, वहां मशीन चलना है, ट्यूबवेल्स है, ट्यूबवेल्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेंगे ही नहीं, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी है वहां कनेक्शन, इसलिए ट्यूबवेल्स भी चलते हैं। यानी ऑब्वियसली मे बी इरिगेशन फैसिलिटी, दैट की पानी की जो सिंचाई वाली फैसिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होगी। और ये जो ट्यूबवेल्स है वो फील्ड्स और बाकी अदर टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस में भी यूज किए जाते हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। अब पालमपुर में क्या है? पालमपुर में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्राइमरी स्कूल भी है, 2 प्राइमरी स्कूल्स है यहाँ पे, एंड देयर इज 1 हाई स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। यानी एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है, ऐसा कोई गांव नहीं है कि वहाँ एजुकेशन नहीं है या फिर स्कूल है तो ढंग के नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन भी प्रॉपर एजुकेशन है, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। प्राइमरी का मतलब होता है जो 1 to 5 होता है,
प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 to 5, ये होता है प्राइमरी स्कूल। और सेकेंडरी स्कूल जो होता है 11 12 को हम लोग सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे क्लास 10th तक की पढ़ाई है। ऑब्वियसली प्राइमरी है तो सेकेंडरी स्कूल भी है, और हाई स्कूल भी है, और सेकेंडरी स्कूल ऑब्वियसली होगा क्योंकि 9 to 10 सेकेंडरी स्कूल होता है। सेकेंडरी स्कूल यू कैन से सेकेंडरी, तो प्राइमरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। तो बेसिक नॉलेज कोई झमेला नहीं है, बेसिक नॉलेज है वहां प्रोवाइड की गई। There is a primary healthcare center run by the government and one private dispensary where the sick are treated. तो यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे आप बीमार हो तो जा सकते हो, वहां भी डॉक्टर हैं। यानी कि एक गवर्नमेंट भी है एंड एक प्राइवेट भी है। ठीक है, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज अवेलेबल है। यानी इससे हमको पता चलता है कि वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी है अच्छी खासी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या है यहाँ, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल विलेज है, इतना कुछ है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कम से कम हमको पता चल गया इसका बेसिक क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे। नाउ what here it is written, the story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज तो बता दिया गया था शुरू में कि फार्मिंग मेन है और अदर स्मॉल स्केल डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट भी है। तो आगे जाके और भी हम इसको इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब ये सिर्फ पालमपुर में नहीं है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का भी मेन एक्टिविटी जो होता है वो कृषि ही है। अप्रॉक्स और मोर देन 60% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली इन इंडिया। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ छोटे मोटे काम करना, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं वो, ट्रांसपोर्ट ड्राइवरी का काम हो गया, माल ले जाना ले आना, ये सारा कुछ हो गया। स्मॉल शॉपकीपिंग जो होता है, छोटा मोटा राशन का दुकान, छोटा मोटा कोई भी जरूरत के सामान का दुकान, ये सारा भी पालमपुर में अवेलेबल है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब आगे हम सारा तरह के एक्टिविटीज देखेंगे, इकोनॉमिक ऑल्सो एंड फार्मिंग ऑल्सो एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग मीन्स जो कि खेत से रिलेटेड है, क्रॉप से रिलेटेड है, एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज यानी कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जो मतलब जिसका खेती से लेना देना नहीं है, दैट इज नॉन फार्म एक्टिविटीज। So we shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. Now what is the concept of the chapter is to know how and to use the best way to production. So the next page number 2 is about organization of production. अब organization मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज से निकला है। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है व्यवस्था, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ड आता है ऑर्गेनाइज से, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था तो प्रोडक्शन की व्यवस्था, राइट। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, उत्पादन की भी व्यवस्था होना, हर चीज का एक सिस्टम होता है, राइट। तो प्रोडक्शन करना है तो उसका भी एक सिस्टम होगा।
तो उसी व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या किया जाता है, उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, राइट। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ऑब्वियसली एम यानी उद्देश्य एक प्रोडक्शन का क्या होता है कि ये चीज हमको चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या क्या जरूरी रिक्वायरमेंट्स होगा वो हम देखेंगे, राइट। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बोला गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी हो उसको प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। अब सबसे बड़ा तो है लैंड, कहीं पे भी खड़े रहो तो उसके लिए भी लैंड जरूरी है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। हाँ, प्रकृति का तो जरूरत है ही, फॉरेस्ट, वाटर एक्सेट्रा, राइट। The second requirement is labor, that is people who will do work, obviously labor, मजदूर, जो आप जिससे काम कराओगे। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. ये कुछ एक्टिविटीज प्रोडक्शन की वो भी होती है जहाँ पे नॉर्मल अशिक्षित लोग वहां पे काम नहीं कर सकते। सपोज आपको कंप्यूटर्स चलाना है, आपको कोई टेक्निकल मशीन चलाना है जिसके लिए स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेबर्स। बट वहां पे आप हर तरह के लेबर्स यानी जो शिक्षित है उन्हीं को रख सकते हो, हर किसी को नहीं रख सकते, राइट। तो वही बोला गया कि सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। यानी बहुत सारा प्रोडक्शन है जहाँ पे कोई टेक्निकल मशीन्स का जरूरत है, तो जो टेक्निकल मशीन की जिसको जानकारी होगी हम उसी को अपॉइंट कर सकते हैं, तभी हमारा एम ऑफ प्रोडक्शन फ्रूटफुल रहेगा। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अदर एक्टिविटीज है उसमें नॉर्मल वर्कर्स भी रह सकते हैं जिसमें हाथ का काम करना है, कोई प्रोफेशनल ऐसा कोई काम नहीं करवाना है। Each worker is providing the labor necessary for production। अब लेबर में भी 2 तरह के हो गए ना, एक स्किल्ड लेबर्स, एक नॉन स्किल्ड लेबर्स, राइट। तो जिस तरह को जिसको जैसा काम चाहिए उस तरह के लेबर्स उनको हायर करने होंगे। और हर वर्क में, हर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लेबर्स का अपना इम्पोर्टेंट रोल है, इसीलिए लेबर भी हमारे एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है फॉर प्रोडक्शन। The third requirement is physical capital। फिजिकल कैपिटल, ठीक है। पहले भी हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने फिजिकल कैपिटल के बारे में बताया था कि यू कैन ऑल्सो से दैट कैपिटल, राइट। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि कैपिटल में फिजिकल कैपिटल जैसा बोला, तो फिजिकल कैपिटल मतलब कोई भी ऐसा कैपिटल जिसको हम छू सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। The third requirement is physical capital, that is the variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? अब यहाँ पे देखते हैं, आगे भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है फर्दर कि देखते हैं और क्या होता है फिजिकल कैपिटल के अंदर। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्म प्लो to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. Okay. तो फिजिकल मतलब हो गया उसका हिंदी भौतिक, ठीक है। फिजिकल कैपिटल जैसे कि पहला कैपिटल का हो गया एक
फिजिकल कैपिटल। फिजिकल मतलब होता है भौतिक, फिजिकल मतलब भौतिक, वो हो गया। भौतिक कैपिटल्स में क्या क्या आ सकते हैं? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, जिसमें बोला है कि टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, यानी कि नॉर्मल जो हल होता है, प्लो, प्लो मतलब हल यहाँ पे लिखा होता है, प्लो मतलब हल होता है, और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स यानी कि जनरेटर, टर्बाइन्स, कंप्यूटर। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है कि जटिल, जटिल जो भी मशीन्स होते हैं उसके लिए हमको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड लेबरर्स चाहिए। तो मशीन्स, हर तरह का मशीन फिजिकल कैपिटल में आता है। वो सिंपल भी हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल भी हो सकता है। हर तरह का मशीन वो आता है फिजिकल में। और टूल्स, machines, buildings can be used in production over many years and called fixed capital, क्योंकि टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स जो होते हैं वो तुरंत खराब नहीं होते, उनको हाँ थोड़ा मोड़ा मनी दे के मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल ऑल्सो। आगे जो टूल्स, मशीन्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, they are called fixed capital। फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इनको थोड़ा मोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, बट दे रिमेन द सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। सेकेंड, इट्स रिटन रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी कि रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। अब जैसे आपको चिप्स का पैकेट मिलता है मार्केट में, तो रॉ मटेरियल्स उसका क्या हुआ? आलू, नमक, दे आर रॉ मटेरियल्स, उसको बनाया जाता है और उसके बाद वो बनकर आपको चिप्स हैंड ऑन होता है। तो रॉ मटेरियल्स हो गया कच्चा माल। एंड मनी इन हैंड, पैसे तो होने चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लेबर्स है, उनको पेमेंट करना है, मशीन्स को मेंटेन करना है, बिल्डिंग्स को मेंटेन करना है, टूल्स को मेंटेन करना है, देन यू विल रिक्वायर मनी फॉर दैट। Production requires a variety of raw materials such as yarn used by the weaver and the clay used by the potter। तो प्रोडक्शन में यहाँ पे बोला गया कि वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रखता है, यानी जिसको जिस तरह से यूज करना है, जो भी प्रोडक्ट उसको बनाना है उसको उस तरह का रॉ मटेरियल लगेगा। चिप्स वाले को चिप्स का पोटैटो एज ए रॉ मटेरियल उसको चाहिए होगा। यहाँ पे जैसे वीवर है उसको यार्न यानी धागा चाहिए होगा। एंड पॉटर यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉटर को क्ले यानी मिट्टी चाहिए होगी। तो मिट्टी इज द रॉ मटेरियल, यार्न यानी सूत और धागा जो है वो ही रॉ मटेरियल्स है। यू किसी को चिप्स बनाना है तो पोटैटो रॉ मटेरियल्स है। सो एवरी different production needs different type of raw materials and also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। ऑब्वियसली मनी तो खैर हर चीज के लिए रिक्वायर्ड है, तो प्रोडक्शन के लिए तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि मनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा, आपको लेबर्स को पेमेंट करना है, आपको ट्रांसपोर्ट, अगर मार्केट में कल जो आप प्रोड्यूस कर उसको सेल करना है, तो हर चीज के लिए पैसे आपको चाहिए रहेंगे। और भी कोई नेसेसरी चीज है तो उसके लिए भी आपको हाथ में टका यानी पैसा होना चाहिए, जिससे कि आपको सारा चीज आप बाई कर पाए और प्रोड्यूस कर पाए, अपना प्रोडक्शन का एम पूरा कर पाए। सो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज in hand are called working capital। working capital। So second thing is called working capital। okay, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। सेम है, वो भी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। ऑब्वियसली अब जो फोर्थ हमारा जरूरत का सामान है वो हमको चाहिए रहेगा कि भाई यहाँ पे तो है, लैंड मिल गया है, लेबर लग गया है, मशीन्स एंड ऑल है, सामान बन गया है यहाँ तक।
अब उसको बेचना भी है, किस तरह से बेचना है, या फिर इसी तीनों का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, लैंड कैसा चाहिए, लेबर कैसे चाहिए, कैपिटल कहाँ कहाँ वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है हमको, मशीन्स कौन कौन सी लेनी है, किस तरह के रॉ मटेरियल्स लेने हैं, उनके क्वालिटी क्या है, मनी कितना लग जाएगा, ये सारा दिमाग जो लगाना होगा वो फोर्थ रिक्वायरमेंट है, दैट इज ब्रेन. ब्रेन ऑब्वियसली ह्यूमन के पास होता है. सो लेट्स सी व्हाट्स हियर इट इज रिटन. These days is called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. In the picture, identify the land, labor and fixed capital used in production. अब आपको यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे दी गई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लैंड, लेबर और कैपिटल क्या है. ठीक है. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. Sorry, what is human capital? Human capital. So human capital सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज भी रहेगा तो बेस्ट तरीके से यूज कैसे करना है ये ह्यूमन ब्रेन ही बता सकता है. ये ब्रेन जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन हमारा आउटपुट भी अच्छा आएगा. राइट. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है इसके 4 फैक्टर्स, रिक्वायरमेंट्स आपको पता चल गए कि क्या क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है. और ये जो 4 फैक्टर्स है इन्हीं को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ production. Got it? As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम ये 3 फैक्टर्स के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे. 4th will be in the 2nd chapter of your book. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. यहाँ भी लिखा हुआ है सेम वही कि ये जो physical capital है fixed and working, ये टोटली हम लोग एज अ कैपिटल सेगमेंट में ही पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड करते हैं. नाउ व्हाट यू ऑल गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर इज, फर्स्ट है पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है. फार्मिंग इसका मेन एक्टिविटी है, भले और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है लाइक डेयरी, ट्रांसपोर्ट एंड सम स्मॉल बिजनेसेस, वो बहुत लेकिन उनका लिमिटेड स्केल है. बट फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, अधिकतर लोग वही करते हैं. राइट. अब थर्ड पॉइंट ऑल्सो कि ये एक वेल कनेक्टेड रोड है, वेल डेवलप्ड रोड है, ऑल सीजन रोड है. रायगंज और शाहपुर के बहुत सारे टाउन्स को ये कवर करता है. ये रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पे है एंड शाहपुर के भी ये ऑलमोस्ट टाउन्स को कवर कर लेता है, यानी कि वेल कनेक्टेड रोड्स है. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अवेलेबल, मैक्सिमम घरों में इलेक्ट्रिसिटी है. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 450 है जिसमें से 80% दलित हैं और 80% अपर कास्ट के हैं एंड 1/3 आर दलित. यू गॉट इट. तो और कुछ पॉइंट्स जैसे कि हाँ, प्राइमरी स्कूल, देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल. हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अवेलेबल है वहां पे, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी अवेलेबल है. और आगे आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आप समझ गए, आपको 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. और आगे जाके हम लोग 3 पे फोकस करेंगे, चौथा चैप्टर 2 में फोकस करेंगे. तो इन माई नेक्स्ट सेगमेंट यू विल रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मोर एलाबोरेटिंग वे. वी विल डिस्कस इट. सो hopefully in our next segment of the chapter we will look forward how to utilize these factors of production in the most knowledgeable way, right? So thank you for the presence and hopefully आप इसको फिर से समझेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने ऊपर
ध्यान देंगे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.